जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ईवीएस की एक महत्वपूर्ण सेशन, एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जहां पर पूरी एनसीईआरटी की सीरीज की कवर है। ईवीएस की जो नोट्स आज हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये ईवीएस की मैराथन क्लास है जहां पर हम लोग एनसीईआरटी के सभी उन तथ्यों को पढ़ने का प्रयास करेंगे जहां से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं। कॉपी कलम लेकर आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि अब की बार टेट पार की सीरीज है जहां पर हम केवीएस हो और सीटेट, इन दोनों में से यहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अब की बार सीटेट पार की जो तर्ज पे हम लोग सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ये पूरी तरह से एनसीईआरटी की सीरीज होगी और एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे। जी हाँ, आज एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ईवीएस। जी हाँ, ये पूरी तरह से ईवीएस जो है वो एनसीईआरटी की सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर है एनसीएफ 2005 के पर्यावरण के प्रमुख 6 थीम। ठीक, इन थीम पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि थीम से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। एकदम रट लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ईवीएस की, तो जो ये ईवीएस है ये पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये पूरा एनसीईआरटी। आज हम लोग एनसीईआरटी की ईवीएस को कंप्लीट पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, जहां सबके परीक्षा में सवाल आता है। सबसे पहले जान लीजिए कि पूछा जाता है एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में कुल कितने थीम है, तो उस प्रश्न का जवाब होगा कि कुल 6 थीम है। माने यहां से आपका एक प्रश्न पूरी तरह से तैयार हो गया। अगर आप इस सीरीज में बने हैं तो जहां जरूरत पड़े से नोट करते चलिएगा। क्लास समाप्ति होने के बाद इसकी स्क्रीनशॉट भी रखते चलिएगा। इसमें क्या क्या है, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाएं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है 2 तरह से आता है। पहला सवाल इस तरह से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का थीम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का थीम है। ये 2 तरह से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। ये दोनों तरीका आप लोग याद रखिएगा। अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो 6 थीम आपको एकदम पूरी तरह से जुबान पर रट के रखना है। अगर आपने 6 थीम को पूरा रट लिया तो आप समझ लीजिए कि आप सीटेट में बेहतर अंक के और केवीएस में बेहतर अंक के करीब हैं। अगर हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मधुमक्खी पालन से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। अब हम देखते हैं मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए क्या क्या सवाल हैं, इसलिए पूरे मनोयोग के साथ पढ़े रहिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न कि बिहार का जो मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव है किसके लिए है, वहां पे लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं और किस लिए, लीची की फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। ये सारी लाइन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, कौन सा कूट सही नहीं है, उसके लिए। और मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। हर एक पॉइंट, हर एक लाइन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां सबके परीक्षा में सवाल पूछे जा चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं फिर से एक और अगले नोट्स की तरफ, पेज की तरफ। एक अगला प्रश्न है कि अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है। माने अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है यह मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है। यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सवाल, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि मधुमक्खी का ये अंडा देने का समय होता है। यह भी लाइन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। मोस्ट आईएमपी, मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। यह सवाल, ये लाइन भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं और शहद के फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाती है तो यह एक तरह का नाच करती है, जिसे दूसरी मक्खियों का पता चल जाता है ये रस कहां पर है। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर को हल किया होगा, अब आपको पता हो गया होगा ईवीएस के सवाल इसी तरह से आते हैं। ये नोट्स अगर आपने पढ़ लिया, ईवीएस के सारे प्रश्न आप सही करेंगे, इस बात की गारंटी है। वह रस से क्या करती है, शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मिठास घोला जाता है। अब सोचिए, चीनी के मिठास बक्से में घोल कर रखे जाते हैं मधुमक्खी पालन के समय, और वह रस से शहद बनाती है और छत्ता बनाने का काम इन्हीं का होता है। किसका, मधुमक्खी का। और बच्चे पालने का भी काम मधुमक्खी करती है। मेरा सवाल आपसे फिर से है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते, यह भी इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अगला है, मधुमक्खी के डंक में
फार्मी कब होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। मैं बार बार कहूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। अगला है आपके पास चीटियां, ये भी आपके सिलेबस में है। चीटियां मिलजुल कर काम करती हैं और चीटियों का भी काम बटा, जैसे हमने मधुमक्खी को पढ़ा उसी तरह चीटियों के भी काम बटे हैं। रानी चींटी जो है वो अंडे देने का काम करती है। रानी चींटी क्या करती है, अंडा देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको। काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल मिलाती है। ये पूरा एनसीईआरटी, मतलब हम बात कर रहे हैं आपसे, ये पूरी एनसीईआरटी सीरीज है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने भी देखा होगा, बचपन में देखा होगा, जब चींटियां चलती हैं इस तरह से एक लाइन में चलती हैं, उसका कारण क्या है कि वह कुछ छोड़ते हुए चलती हैं, जिसे सूंघकर दूसरी चींटियां भी उसी लाइन में चलती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं और रेशम का कीड़ा। यह प्रश्न पूछता जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में नहीं रहते? रट लीजिएगा, यह सवाल आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दीमक और ततैया समूह में रहते हैं, एकदम रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। कल के शिक्षक शिक्षिकाओं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता। रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। रट लीजिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। यह भी आपके प्रीवियस ईयर पूछा प्रश्न, मैं बार बार कहूंगा, हर एक लाइन इस नोट की आपके प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। अगला है आपके सामने मच्छर। यहां से भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। अब आपको मन में सवाल आता होगा कि मच्छर में ढूंढते कैसे हैं? तो भैया भन करते हैं, रतिया में जब हम लोग घुसे रहते हैं, चद्दर में तनिको जगह मिलता घुस जाते हैं। तो चद्दर में जरा तो छेद हुई नहीं कि घुस गए, तो कारण क्या है? वो हमारे जो हम लोग के जो पैर होता है, तलवा, शरीर की गर्मी से हमें क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इसलिए बार बार कहा जाता है कि मच्छर के आने वाली बीमारी से बचने के लिए अपने आसपास पानी मत जमने दीजिए। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये बीमारी मच्छरों द्वारा फैलती है। एक सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो मच्छरों द्वारा नहीं फैलती? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। रुके हुए पानी में, इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, मोस्ट आईएमपी। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित है। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना जरूरी रहता है। अगला सवाल है, इससे पानी का पृष्ठीय तनाव कम हो, जैसे क्या होता है, पानी का जो पृष्ठीय तनाव है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। इससे पानी का जो पृष्ठीय तनाव क्या होता है, कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मच्छर एक प्रश्न आपके परीक्षा में फिक्स है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कुत्ता। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा हर एक टॉपिक को। कुत्तों को गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है, जैसे कहते हैं ना ये कुत्तों का इलाका है, तो कुत्ता एक दूसरे की मूत्र से, उसके गंध, जहां गंध होगा से जान लेता जिससे किसके इलाके का बाहर का कुत्ता आया है। तो यह भी आप लोग जानते रहिएगा, कुत्ता गंध से जान लेता है ये दूसरे इलाके का कुत्ता है। स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा इसकी। अगला है आपके सामने चूहा। चूहा देखने की क्षमता कम होती है, चूहा के देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इसके सूंघने, छूने, टेस्ट करने की क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी जो टेस्ट करने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। यहां इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आता है, आपके सीटेट में पूछा जा चुका है कि किसके दांत तेजी से बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको यह बात पता होगा कि किसके दांत तेजी से बढ़ते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, उसका अगर प्रश्न आएगा तो आप गिलहरी लगाएंगे। क्या करेंगे? गिलहरी ऑप्शन का चयन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा आप लोग। अब बात करते हैं उल्लू की। उल्लू से जुड़ा हुआ सवाल क्या है? उल्लू क्या है? अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, 360 डिग्री तक अपनी गर्दन कौन झुका सकता है? उल्लू। लेकिन तेजी से, झटके से अपनी गर्दन कौन झुकाती है? मैना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि लोग इन्हीं दोनों में कंफ्यूज जाते हैं, उल्लू में और मैना में। ऐसे सवाल आपके प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और झोला भर भर के पूछे जाते हैं सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सभी लोग को दिक्कत हो, कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं चील। अब हम बात करते हैं चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा।
चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देखते हैं। अगर हम 2 किलोमीटर देखते हैं तो ये कितना देखेंगे, 2 गुणे 4 बराबर 8 किलोमीटर। तो एकदम रट लीजिएगा कि हमसे ये 4 गुना ज्यादा दूर देखते हैं। आजकल नए तरह से प्रश्न आता है, ट्रेंडिंग प्रश्न आता है। जब से परीक्षा आपकी ऑनलाइन मोड में हो रही है तो ऐसे प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, चील की पूंछ जो होती है खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ये सारी लाइन आप इसे स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। मैं बार बार कहूंगा इसे नोट डाउन भी करते जरूर चलिएगा। हम बढ़ते हैं आपके एक नए सवाल की तरफ, एक नए पेज की तरफ। अगला है कलचिड़ी या इंडियन रोबिन। कलचिड़ी या इंडियन रोबिन माने कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। मोस्ट आईएमपी पूछा जाता है निम्नलिखित में से पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन बनाती है, तो कलचिड़ी बनाती है। अब आता है इसके घोंसले में पौधों के नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। क्या करती है, छोटे छोटे कीड़े खाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है, यह इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कौवा। यह बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर हल किया होगा तो आपके दिमाग में बात सेट हो गया होगा कि सर यहीं से तो सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कौवा की बात करें तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं। कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। एक सवाल पूछा जाता है, मेरा सवाल आपसे, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कि सबसे ऊंची डाल पर घोंसला किसका होता है। अब मेरा सवाल है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौवा अपना घोंसला बनाता है, लेकिन सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। या सबसे ऊंचाई पर घोंसला किसका होता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आ चुका है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है और बड़े हो जाने पर उनके बच्चों को भगा देता है। ठीक है, भाग यहां से भाग, तो और घर नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं फाख्ता की। तो जो फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताना मैंने हर एक लाइन इसकी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौरैया जो है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। बात करते हैं बसंत गौरी की। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। फिर एक आता है कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। आपके घर भी होंगी। दर्जन चिड़िया, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सिलाई करने वाली। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है, उसमें अंडे देती है। शक्कर खोरा, यह भी चिड़िया का नाम है। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाढ़, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बने होते हैं। ये हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जरा कमेंट करके बताइएगा मेरी आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है, क्या आप समय समय पर स्क्रीनशॉट करते हुए चल रहे हैं। ये पूरी एनसीईआरटी की सीरीज है। मैं बार बार आपसे कहूंगा यह पूरी एनसीईआरटी की सीरीज है जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद जरूरी है। अगला है नर बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर इन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उसमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसमें वो अंडे देती है। ये आप भी जानते रहिएगा। नर बीवर पक्षी क्या करते हैं? अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, जो मादा को पसंद आता है उसी में अंडे देती है। अब आए पक्षियों से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग जरूरत जहां पड़े स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। मैं बार बार आपसे कहूंगा, ठीक है, वीडियो को शेयर करिए अपने सभी साथी मित्रों को। पैसे नहीं लगेंगे, सबको शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए। अब आगे हम बात करते हैं, यहां पे जो सवाल है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। जैसे आप परीक्षा के समय पढ़ते हैं, बाकी टाइम आप नहीं तैयारी करते। जब आपका फॉर्म आवेदन हो जाए या जब भर्ती नजदीक हो जाए उसके पहले आप नहीं पढ़ते। घोंसला छोड़कर सभी पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। पेड़ों पर, जमीन पर, पानी पर, जहां जिसको जाना है, जिस जगह का पक्षी है वो उन जगहों पर चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। जैसे अगर कोई पक्षी है, जैसे उसका चोंच है ये, तो उसकी आंख क्या होगी? उसके दोनों तरफ होगी। मुझे चित्र बनाने नहीं आता।
पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देखती है, यानी उन पर नजर लगा सकती है। पक्षी एक ही समय पे क्या होती है, दो अलग अलग, इधर भी देखती है इधर भी देखती है, दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकती है, यानी उन पर नजर भी डाल सकती है। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। जब ये बिल्कुल सामने देखती हैं तो इनकी दोनों आंखों में एक ही चीजों पर होती है। जब ये सामने देखती हैं तो क्या होता है, इनकी जो दोनों आंखें हैं एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। माने ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उन्हें नए पंख आते रहते हैं, पुराने झड़ते रहते हैं। ये पक्षियों से जुड़े हुए वो महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपकी परीक्षा में आपको सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनाने में मदद करने वाले थे। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए अलग तरह की आवाज है, जमीन पर चलकर आने वाले पक्षियों की दूसरी तरह का आवाज है। आपने गांव में देखा होगा, जब तेरावी होती है, जब शादी कार्यक्रम खत्म होता है तो ढेर सारे कौवे सुबह के टाइम आ जाते हैं। आखिर उन कौवे की सूचना कौन देता है? वो एक अलग तरह की आवाज निकालते हैं ताकि सारे कौवे क्या होते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा गांव में जब कहो तरही हुआ हो या किसी का कोई अनुष्ठी कार्यक्रम हुआ हो खाने का, या कहीं शादी विवाह कार्यक्रम हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो जुड़ जाएंगे, जैसे लगता है पार्टी है, भोज है। चलिए, पक्षियों कान दिखते नहीं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब बढ़ते हैं हाथी के लिए। अब कहेंगे सर ये सब हाथी घोड़ा ये सब चील कौवा क्या पढ़ा रहे हैं, ये कुल परीक्षा नावत है, इन्हें ध्यान से पढ़े। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, उसके शरीर को इससे ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का जो हाथी है वो 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। एक जो बड़ा हाथी होता है, बलवान हाथी होता है, एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते खा लेता है। इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या करता है, यही नीचे कर देता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम खाता है, तो लोग इसी को टिक कर देते हैं। इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। जब परेशानी आ जाती है तब हाथी एक दूसरे की मदद करते हैं। यह भी एकदम रख के रखिएगा आप लोग। हम बढ़ते हैं अगले सवाल, अगले प्रश्न की तरफ। एक झुंड में कितने हाथी होते हैं, कमेंट करके बताइए। हाथी का झुंड में हथनियां और बच्चे रहते हैं। झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी परीक्षा की। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है ये पूरे झुंड की नेताइन होती है, नेत्री होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं और झुंड छोड़कर उसके बाद चले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके परीक्षा की। आगे देखते हैं स्लॉथ। ये बहुत ही आलसी है। ये क्या है, बहुत ही आलसी है। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग। देखिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ेंगे तो आपको सभी नोट्स वहां पर आसानी से मिल जाएंगे, सभी क्लास की लिंक मिल जाएगी। एक दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। उल्टा लटकता, सोचिए। ये सप्ताह में केवल एक बार इस शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर ये अपना पेट भरते हैं। ये 40 वर्ष में अपने जीवन में लगभग 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। सोचिए कितना आलसी है। यहां से परीक्षा में लाइन कूट वाले सवाल पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, कौन सा सही नहीं है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, तथ्य को नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, एक नए प्रश्न की तरफ। अगला है बाघ। बाघ को खूब ध्यान से पढ़िए, खूब ध्यान से समझिएगा। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछे हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ की मूछे हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। पूरा एनसीईआरटी का सीरीज है, ये पूरा एनसीईआरटी सीरीज आपकी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी ईवीएस पूरी कंप्लीट सीरीज है। उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो
अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। तुरंत क्या करता है? पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। मोस्ट आईएमपी है। देखिए, नोट्स के लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुना जाता है। इंपॉर्टेंट है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूमते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। बाघ हवा में हिलने से, शिकार और झाड़ियों में हिलने से आवाज में अंतर भाप लेता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होगा तो इस वीडियो को कभी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये तो दुर्गेश सर की पूरे नोट जो है यहां से ही सवाल तो परीक्षा में आते हैं। जी हां, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपके परीक्षा में सवाल नहीं आते। अगर एनसीईआरटी आपने कवर कर लिया तो इसका मतलब है आप सिलेक्शन के करीब पहुंच रहे हैं। अगला है सांप। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके सिलेबस में। सांप को कीड़ा कहते हैं। आपके किस भाषा में आपको क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा। हमारे देश में 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं, जिनके नाम है, रट लीजिएगा, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। एकदम रट लीजिएगा। जब सांप किसी को काटता है तो इसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सीरम नाम की जो दवा होती है सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्रा में नाचते हैं। देखिए, मुझे सांप बनाने नहीं आता, ऐसे ही कुछ होता है ना सांप। माना सांप है, ठीक है। तो हो गया सांप। कालबेलिया जो होता है, ये सांप जैसी मुद्रा में नाचे हैं। ये सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं, ठीक है। और लोग जैसे बीन बजाते हैं जब कोई, तो सांप नाचता जी नहीं, क्योंकि सांप को कान होता नहीं, तो वो क्या करता है, जैसे बीन है तो उसके कंपन से भी नहीं देखता है कि जगह उसको डंक मारने के लिए, इसलिए वो क्या करता है, अपना निशाना साधता है। लोग को लगता है कि बीन की धुन पर सांप नाचता है, लेकिन सांप के क्या होते हैं, कान नहीं होते, वो कंपन को सुन सकता है। क्या करता है, कंपन को। अब पढ़ते लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है, उन्हें चौकन्ना करता है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते, वो आसानी से दिखते नहीं है। अब छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों को काटने के लिए कुतरने का काम घिस जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताया था। चूहे के दांत भी बढ़ते हैं, लेकिन गिलहरी को हमेशा इसलिए कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि वह अपने दांत को बढ़ने से बचा सके, घिसते रहे। बिल्ली के दांत नुकीली होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, लेकिन पीछे के चपटे दांत होते हैं, वो घास को चबाने के लिए होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जरा मेरी कमेंट करके बताइए कितने लोग लाइव हैं, जरा कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। अब हम जानवर की बात करते हैं। जी हाँ, सौरभ सर ने भेजा होगा मैसेज, आप लोग को दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जैसे जानवर पे देखा होगा, गैया पे, भैंसिया पे डिजाइन होता है ना, तो कैसे होते हैं, वो जो डिजाइन होता है ना, वो उनके रंग के कारण होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कुछ लोग होते हैं अपना जो बरवा होता है कपड़ा, कुछ लाल कराते हैं, कुछ हरियर कराते हैं, कुछ नीला कराते हैं, तो ऐसा लगता है ना। तो जो किस कारण होते हैं, उनके बाल रंग बिरंगे दिखते हैं, आधा कुछ कलर, उसका कारण है रंग। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली, ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। ठीक है, अगला है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने
और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों को मानना है कि कई जानवरों को अपनी पूरी भाषा होती है। आप देखते हैं जानवर भी बुलाते हैं एक दूसरे को, देखा आप लोगों ने नहीं, उनकी भी मीटिंग होती है। जैसे जब कहीं कोई कार्यक्रम होता है, शादी का है या किसी के यहाँ 13वीं का कार्यक्रम हुआ, तो सुबह सुबह कौओं की पार्टी होती है, ढेर सारे कौवे आ जाते हैं। कैसे पता उनको कि वहां पार्टी है उनकी? तो क्या होता है, एक दूसरे को फोन थोड़ी करते हैं, वो एक दूसरे से संदेश पहुंचाते हैं। उनको पहुंचने के बाद लगता है हाँ यार यहाँ पे तो पार्टी होनी थी। ठीक है, ठीक है, आप लोग लाइव हैं। चलिए, जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं, बच्चे देखिए ध्यान दीजिएगा, जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं। जैसे गाय, गाय के 2 कान होते हैं बाहर और शरीर पे बाल होते हैं। भैंसिया, गधा, गधी, गधी जानती हैं आप लोग, गधी को बाहर कान होते हैं और शरीर पे बाल, तो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। इसका विपरीत क्या है? जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं, बच्चे देते हैं। जिन जानवरों को बाहरी कान और शरीर पर बाल, देखिए शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। ये जानते रहेगा, बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। एकदम रट लीजिएगा सभी लोग। स्तनधारियों की विशेषताओं में कई इनके शरीर पर बाल पाया जाता है और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां, मेलियन, इनकस, स्टेपस पाया जाता है। जैसे हम लोग क्या है, शरीर पर बाल है और बाहरी कान है, तो हम लोग में क्या होता है, मनुष्य में बच्चे देते हैं। कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वे अंडे देते हैं। ठीक है, जिनमें नहीं होता वे अंडे देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। ये प्रीवियस ईयर पूछे सवाल का प्रश्न बैंक ही आपको नजर आ रहा होगा। अगला है घास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। घास, घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। आप तो जानते ही इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। खुरपी कितने लोग जानते हैं, जरा कमेंट करके बताइए, कितने लोग खुरपी जानते हैं? आप क्या इसे किस नाम से जानते हैं? बरगद, बरगद की पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। आप देखे होंगे कि बरगद के पेड़ की तरफ क्या टहनियां निकलती हैं। इन्हें मजबूत खंभों की तरफ पेड़ों को क्या करती हैं, सहारा देने का काम करती हैं। रेगिस्तानी ओक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इनकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं, जब तक ये पानी तक ना पहुंच जाए। ध्यान दीजिएगा, 200-300 फीट तक जाती हैं और इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 10 से 15 फीट होती है, अर्थात 3 से 4 मीटर। परीक्षा में पूछा जाता है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी कमी पड़ जाती है तो यहां के लोग इनके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। याद रखिएगा, रट लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, एकदम से रट लीजिएगा। इसके बाद की जो सीरीज शुरू होगी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेफथनीस, काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी जान लेते हैं। नेफथनीस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधे कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। नीथियस पौधे की घटपानी पौधा कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईवीएस की यह वह एनसीईआरटी सीरीज है जहां से आपकी परीक्षा में झोला भर भर के सवाल आते हैं। हम और आगे चलते हैं। आप लोग का थैंक यू। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक के स्टेटस में, व्हाट्सएप के स्टेटस में। बीज किससे जुड़ा हुआ सवाल हम पढ़ लेते हैं। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगा। देखिए लौकी होती है, जानते हैं, गोल लौकी जब सूख जाती थी तो उसको क्या करते थे, उसे काटकर उसमें बीज भरकर उस पर क्या करते थे, मिट्टी का लेप लगा देते थे। नीम की पत्तियां उसमें डालकर रखते थे। नीम की पत्तियां क्यों डालते थे, इन्हीं कीड़ों से बचाती थी। क्या कहते थे, इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी एक जगह से ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देती हैं। आपने देखा होगा कपड़ों से चिपक कर एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। हम बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की तरफ, अगले पेज की तरफ। अगला है सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकलते हैं।
काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, कौन सा भिन्न है? नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू में बीज होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कि मिट्टी में गोबर मिलाकर मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, उसको लिपाई किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, पढ़ा होगा एनसीईआरटी सीरीज में। ठीक है, जितने लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, टॉपिक तरफ। फसल, एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई केमिकल्स यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। ठीक है, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। क्रोटोन पौधे, क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा बताते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ें जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो इस प्रकार का एक सिग्नल होता है। जड़ें पौधों का सहारा देती हैं, जड़ें पौधों का सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती है। यह पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जड़ का काम नहीं है और ह्यूमस भी उपलब्ध कराती हैं। यह इंपॉर्टेंट लाइन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को हल किया होगा तो। सब्जियां अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं, सब्जियां अधिकतर पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, रट लीजिएगा मेरे साथियों। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। हरी मिर्च टमाटर आलू आया साउथ अमेरिका से। इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की। गोभी मटर यूरोप से आई, कॉफी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई, सोयाबीन चीन से आई। एकदम इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए आता है, कहता है कौन सही नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, या कौन सा जोड़ा सही है। केचुआ, जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम करते हैं। केचुआ और सांप ये किसान के मित्र कहे जाते हैं। प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्यों केचुआ और सांप को किसान का मित्र कहते हैं? जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल जमीन में उपजाऊ बनाते हैं। केचुए किसानों का मित्र कहा जाता है। यह लाइन मैंने अभी आपको बताया, यह भी इंपॉर्टेंट सीरीज है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ऐसी सीरीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी जहां से एक बार पूरा पढ़ लें, ईवीएस के सारे सवाल आपके सही हो जाए। एनसीईआरटी की ईवीएस, झूम खेती, यहां से झोला भर के सवाल आते हैं, हर साल सवाल पूछते हैं। झूम खेती, झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह को बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ पौधों न जलने और जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। यह लाइन ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछा है, कई प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे मकई, सब्जी, मिर्च, चावल अलग अलग बोए जाते हैं। यह सारी लाइन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इसमें भी जमीन उपजाऊ बनती है। मुख्य फसल चावल की होती है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है। झूम कृषि से जुड़ा अगर कोई सवाल आपके मन में आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि काफी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, एक बार इसे कोशिश करिएगा पढ़ने का, इसे एक बार सब कोशिश करिएगा जानने का। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले पेज की तरफ। ठीक है, चेक कर लो एक बार। फसल को पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। देखिए, फसल के पकने पर जो सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है चिराओ, रट लीजिएगा, पूछा जाता है। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल ताल पर जमीन पर पीटते हैं। इंद्रियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। ठीक है, स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। यह मोस्ट आईएमपी है। झूम खेती मिजोरम में होती है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में 3/4 जंगल में लोग रहते हैं। यहां खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। लॉटरी कैसे निकालते हैं? उसे कहते हैं एक टीम जमीन, एक टीम जमीन।
माने एक टीन में जितना दूर तक वो जमीन में एक टीन बीज में जितना दूर तक उसको बोएंगे वो जमीन की फसल उनकी होगी। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। अगर आप लगातार प्रीवियस ईयर पेपर हल किए होंगे तो आपको लग रहा होगा सारा टॉपिक तो प्रीवियस ईयर पेपर से मिल रहा है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, रट लीजिएगा आप लोग, इसके स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा आप सब साथी। अगला है, जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन जमीन बोलते हैं, ये अभी मैंने बताया। कुडुख झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुख भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। खूंटी जानते रहिएगा, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। समय पर प्याज ना काटी जाए तो जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। खरपतवार कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी यही ले जाते हैं, फसल कम हो जाती है। यह आप तो पहले से जानते हैं। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बच्चों में भीमासन होलगुंडी गांव में, जो होलगुंडी गांव में कर्नाटक में है, बच्चों में भीमासन होलगुंडी गांव में। कर्नाटक की जो भाषा है वो कन्नड़ है। एकदम रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सभी लोग। हम बढ़ते हैं एक नए सवाल की तरफ। उधाइयों के बारे में जान लेते हैं। सर्दियों में खेत में ताजी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं, उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इसी पकी सब्जी को क्या कहते हैं? उधाइयों। उधाइयों का मतलब होता है उल्टा। उधाइयों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही, छाछ भी ली जाती है। गांधीधाम स्टेशन गुजरात में है। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल तथा मिठाई है। वनगांव गुजरात में है। गांधीधाम अहमदाबाद में है। वलसाड गुजरात में है। हम और आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। दांडी यात्रा, एकदम रख लीजिएगा, दांडी यात्रा। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का मानना था जो चीज हम कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और उस पर एक गलत कानून को तोड़ा था। यह पूछा जाता है सवाल, ये एकदम प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। ग्रेगर जार्मेंडल रख लीजिएगा। इनका गरीब परिवार में 1822 में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने 7 साल तक मटर यहां मट की जगह मटर लिख लीजिएगा, मटर के 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठा किए। मटर के पौधे से कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। इस जैसे बीज को तो मुलायम होगा, खुरदरा। इससे निकली अगली पीढ़ी बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या खुरदरे होंगे। इसका मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रेगर जार्मेंडल का, उन्होंने मटर पे प्रयोग किए थे। ठीक है, बौना पौधा, लंबा पौधा, तो उसी बारे में यहां पे बात की जा रही है। अगला है आपके सामने जंगल। यहां से सवाल आपकी परीक्षा में है। जंगल अधिकार कानून 2007, 25 सालों में से जो लोग जंगल में रहते थे उनको अधिकार देता है कि इस जगह पर चाहे वो उगा सकते, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यह भी आपकी परीक्षा का पूछा सवाल है। जंगल का संरक्षण वहीं की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। एकदम रट लीजिएगा। हम बात करते हैं परिवार की। एकल परिवार में मां बाप और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार में मां बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, मां बाप, बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी मां, बाप और बच्चे होते हैं। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में पिकनिक में गई थी। वहां 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई। तब वो कुल 12 साल की थी। तब कितने की थी? 12 साल की थी। परिवार भी आपके सिलेबस में और पर्यावरणीय थीम भी है। तो एकल परिवार में मां बाप के बच्चे होते हैं, बाकी जो मिला जुला कर जो संयुक्त परिवार कहते हैं। बछेंद्री पाल आप जानते हैं भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी।
अच्छा, मेरा सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? जवाब दीजिएगा। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नागरी गांव में बड़ी हुई। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर 1 बजे अपना पहला कदम 8,848 मीटर। लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी मीटर लिखी गई है। यह कहां पर? एनसीईआरटी में। माउंट एवरेस्ट पर रखा, इसके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहां जगह नहीं थी, तो उन्होंने पहले अपना कदम रखा, इसके बाद अपना सिर झुकाया, तिरंगा झंडा फहराया और तस्वीर ली। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। रट लीजिए मेरे प्यारे कल के शिक्षकों, इस देश के निर्माताओं, कर्णम मल्लेश्वरी, यहां से भी आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता। ये एक वेटलिफ्टर थी। कहां की थी? ये आंध्र प्रदेश की थी। 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर उन्होंने कुल 29 मेडल जीते। ये इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऐसे सवाल आपके परीक्षा में आ चुके हैं। अगला है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स, आइए इस पर भी हम लोग पढ़ते हैं, इसको चर्चा करते हैं। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया और ये समय लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली महिला थी। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में, वहां एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह दूसरी जगह तैरते थे। जैसे नदी में लोग तैरते हैं, तालाब में तैरते हैं, वैसे स्पेस में लोग तैरते हैं। पानी भी नहीं रुकता, बुलबुले बन के फ्लोट करता रहता है, जैसे पानी बन के उड़ता रहता है, जैसे धूल उड़ते हैं हमारे यहाँ। चेहरा हाथ धोने के लिए एक बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला कर पकड़ना पड़ता था। वहां कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहां टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था, तब रुक पाते थे। एकदम इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन आपकी परीक्षा के लिए। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में 19 जुलाई 1969 पर चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने जो अमेरिका के अपोलो 11 से गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष उल्टे हैं। यह लाइन इसी डेट का पूछा लाइन है, आपके केवीएस का पूछा लाइन है, प्रीवियस ईयर। अल बरूनी 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया। उनका नाम था अल बेरूनी। अल बेरूनी जिस देश से आए थे उनका नाम उज्बेकिस्तान था। अल बरूनी के बहुत सी बारीकी चीजें और जगहों को देखा, उसके बारे में लिखा, खास तौर पर से वे जो उन्होंने अपने देश से अलग लगी। अल बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर को लोहे के कुंडों और सीढ़ियों को जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियां लंबी कतारें होती हैं। मतलब अल बरूनी ने यहाँ के पानी के संचय को देखकर उन्होंने इसका जिक्र किया है, वह एक बड़ी बात है। लोगों के स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहां कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं आती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बरूनी की किताबों उस जमाने में बहुत कुछ पता चलता है। चमकता तारा गर्ल स्टार, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा में। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों को असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले न और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ, बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़क भाषा रिश्ता भी जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़क समाज और अन्य आदिवासी खास किताबों को संभाल कर रखा गया। गाने बजाने में कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल होते थे। सूर्यमणि कई साल की थी जब उसने वासवी दीदी कई लोगों को मदद कर एक केंद्र खोला। इससे एक जगह नाम रखा तोरांग। कुड़क भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। यह एकदम इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग को पता होगा जो प्रीवियस ईयर पेपर हल किए होंगे, वह इस वीडियो लेक्चर के महत्व को समझ रहे होंगे। हम और आगे चलते हैं एक नए सेशन की तरफ। अगला है आपके सामने केरल। केरल से जुड़ा सवाल आपके परीक्षा में आता है। केरल में टपियोवा जमीन के नीचे उगाया जाता है।
यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में मां की बड़ी अम्मा को वलिम्मा और नानी को अम्मुमा कहते हैं। चाचा को चिटप्पर और चाची को कुजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। एकदम रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। कथकली नृत्य केरल में होता है। केरल में नारियल के पेड़ बहुत अधिक है। यहां केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक है, जिनकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पूछा था केरल सटे हुए राज्य क्या है, जम्मू कश्मीर से सटे हुए राज्य क्या है, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। मेरा सवाल है, भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्य को छूती है? जैसे केरल की सीमा दो राज्य को छूती है, तमिलनाडु और कर्नाटक। वैसे मेरा सवाल आपसे है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्य को छूती है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है, मल्लापुरम केरल में है। गोवा से केरल तक रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। एनसीईआरटी का डेटा है। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इससे पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और तेलंगाना है। यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। वैसे राज्यों का परिचय का एक हम वीडियो जरूर बनाएंगे। असम, असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनने की वजह से भारी बारिश होती है। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहां बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहां बांस को गरीबों का टिम्बर, मतलब केरल में असम में बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। समझ में आप लोगों को? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। हम आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बिहू, क्या गजब का सवाल है। माघ बिहू 14-15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इससे पहले दिन को रुका कहते हैं। उस दिन अस्थायी सेठ छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। भेला घर बांस और घास से बनाया जाता है। ताओ कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख लेंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो चावल रस्सों वाली सब्जी को कहते हैं। भात सुक्तो चावल और रस वाली सब्जी को भात सुक्तो के नाम से जानते हैं। यह इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। अगला है, आप लोगों को पहले चेक करना चाहिए सब। राजस्थान में मिट्टी घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं। टंका अपने आंगन जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी इस टैंकों में गिरे और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाते हैं। यहां बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों चिपक कर खड़े हो जाते थे। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं, इनकी रक्षा करते हैं। यहाँ बिश्नोई समाज, बिश्नोई जनजाति के लोग भी हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों काटना वर्जित है, मना है। रेगिस्तान होते हुए भी यहाँ के गांव हरे भरे हैं। यहाँ जानवर बिना किसी डर के ददर घूमते हैं। खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा के काम आती है। इनकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। इंपॉर्टेंट है, पूरा खेजड़ी की बात हो रही है। इसमें फलियों से सब्जी बनती है, पत्तियों वहां पर जानवर खाते। मतलब खेजड़ी का हर अंग
काम में आता है। बिहार की बात करते हैं। बिहार में मधुबनी नामक जिला है जहां त्योहार और खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों से बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। मधुबनी चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां, जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी, इसका जिले का नाम भी मधुबनी पड़ गया है। मनाली, मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहां घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इत्र नगरी कहते हैं। फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रखिएगा। उत्तराखंड पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह जहां फूल ही फूल होते हैं। यहां फूलों की घाटी है चमोली जिले में। कई झाड़ियां लगे लाल फूल नजर आते हैं। कई पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी है। कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं। इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं चमोली जिले को। अबू धाबी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है। यह देश रेगिस्तान इलाके में, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ न तो वर्षा होती है और न ही नदियां, झील तथा तालाब। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। अबू धाबी रेत में पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरा बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रही है ये सीरीज जो आपके लिए चल रही है। अगला है लद्दाख। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता। इस समय एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पे लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। लद्दाख में घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। यहां कम बारिश होती है। यहां पे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। यहां पे बारिश कम होती है। जैसे ये इस तरह से पहाड़ है, वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाती है। इधर से बारिश हुई, इधर से बारिश हुई, तो जो लद्दाख है वो छूट जाता है। इसलिए इसे वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थरों का होता है, दीवार मिट्टी की, उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है, लकड़ियों की सीढ़ी होती है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने के लिए लोग आ जाते हैं, जिसमें विंडो नहीं होती, मतलब खिड़की नहीं होती। गर्मी के मौसम में लोग फल सुखा लेते हैं, सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है। कोल्ड डेजर्ट है, मैंने भी ऊपर बताया। यहां पे वृष्टि छाया क्षेत्र भी है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू, सुनहरे पीले भुट्टे यहां मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। यहां संकरे रास्ते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख में झूले का मतलब वेलकम होता है। ट्रॉली, लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख को नदी पार करने के लिए किया जाता है। स्वीट पोफुल लद्दाख का एक गांव है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। देखिए इसकी पीडीएफ आप लोग मिल सकते हैं। देखिए नोट्स के लिए बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। देखिए नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे नोट्स से जुड़े हुए सभी जानकारी मिल जाएगी। प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में। चांगथांग पश्चिमी उत्तरी तिब्बत में ऊंचा पठार है। ये 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। आज संपूर्ण सीरीज पढ़ेंगे हम लोग जी, सौरभ सर का आदेश है, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ, यहां भी पेट्रोल पंप नहीं है। चांपा नाम की प्रजाति जिसकी आबादी कुल लगभग 5000 लोग हमेशा अपनी भीड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांपा लोग टेंट को रेबो कहते हैं। यहां सर्दी में हवा जो है लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। चांगपा की भाषा चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहां कम लोग रहते हैं। रेम्बो अर्थात टेंट के पास एक ऐसी जगह होती है जिसे लोग लेखा बोलते हैं, जहां अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं।
लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। हम परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। हर परिवार जानवरों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं, फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती हैं। यहां लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों में बाल घने और मुलायम होते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि प्रश्न परीक्षा में आते कौन सा सत्य कथन है या निम्नलिखित में से कौन सा कूट का मिलान सही है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे, 2 बार इस वीडियो को देख लिया, आपके ईवीएस में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना साल, अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा सर तो पूरा आपने पढ़ाया हुआ सवाल ही पेपर में पूछा है। पश्मीना साल चांगपा लोग द्वारा पाली बकरियों के बालों से बनती है। इन बकरियों को मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है। बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहते हैं। यहां ठंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों को कोट पाया जाता है, जिससे कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती है, जिनका प्रयोग पश्मीना साल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इन्हें 6 बाल हमारे बाल के बराबर होते हैं। यह साल हाथ से बनाए जाते हैं। 250 घंटे बुनाई के बाद एक प्लेन साल बनता है। यह इंपॉर्टेंट है। एक पश्मीना साल से 6 स्वेटर जितना गर्मी होता है। इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इन दोनों में गलती कर जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन करिएगा, कॉपी में लिखिएगा। हम चलते अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर, कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। डोंगा, यह नाव झेलम नदी के डच झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। इसे छत की डिजाइन होता है। इसे खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढाल वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकलती हैं। इन्हें डैम कहा जाता है। इसमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थर के बने होते हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल से मछली को पकाया जाता है और गोवा में नारियल तेल से। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गोवा में नारियल तेल से मछली पकाते हैं और कश्मीर में सरसों के तेल से। ये दोनों लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके स्क्रीनशॉट आप लोग अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। अगला है कहवा कश्मीर की एक खास किसकी चाय है। उर्दू डोगरी कश्मीर की भाषा है। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है कमेंट करके बताइएगा। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। अधिकतर लोग बुनकर हैं। बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है। नल्लामड्डा आंध्र प्रदेश, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह एक कैंप चलाता है। कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद करती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। अच्छा बताइए, आंध्र प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। मुंबई, भारत का सबसे बड़ा पैसेज। दिल्ली मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान के पार करते हुए महाराष्ट्र आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई लगभग 1400 किलोमीटर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर रेलगाड़ी भारत की चली थी। नागपाड़ा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई की है। सोलापुर मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कप परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में, जिसका नाम मुस्तफा खान कोच के नाम पर पड़ा है। सहजन के फूल और पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। सहजन को आप क्या क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट करते चलिए सब लोग। वर्ली पारंपरिक कला जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है, यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का एक भाग जो गोलाकार शेप में है, जिसे वेसल्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा को 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची गोल दीवारों दूर तक देखने में मदद करती, जिससे आक्रमण का पता चल पाता था। औरंगजेब आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चरी तक खाई थी, जिसका वजह से आक्रमण नहीं कर पाए। उस समय कांस ब्राउंज की बंदूकें बनती थी। हजारों साल घुमंतु वर्ग कांस की चीजें बनाते थे। कांस तांबे और टीन में से धातु बनती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रीवियस प्रश्न का सवाल है। हम और आगे चलते हैं आपके साथ। सुल्तान
अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। कुआं या बावड़ी, कुएं के सूखने के प्रमुख कारण, झील कम हो रही है जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, पेड़ और पार के चारों ओर मिट्टी के सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे पानी वर्षा का जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये आप तो जानते ही इंपॉर्टेंट है। सीढ़ीदार कुएं बावड़ी जल भंडार संरक्षण का पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होते हैं। घड़सीसर सर यानी तालाब, जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसे दोनों तरफ पक्के घाट, सजे बरामदे, कमरे और बड़े हाल थे। घड़सीसर जानते रहिएगा आप लोग। अगला है, मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह से बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने तालाब में चला जाता। जब वो भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते मकान और कॉलोनियां बनाई गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार हो जाता है। मृत सागर, यहां भी परीक्षा में सवाल आते हैं। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जाता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसके स्क्रीनशॉट कर लिएगा। हर एक टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न से, जो नए हैं जो पुराने हैं, सभी के लिए वीडियो जरूरी है। एक बार इस वीडियो को पूरा मेरे कहने पे देख लें। प्रीवियस ईयर पेपर के अगर सारे प्रश्न सही ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है। लिंग हु फेन, सांप के मांस से बनाया जाने वाला हांगकांग में खाया जाता है। ठीक है, हम और आगे चलते हैं एक और अगले टॉपिक की तरफ, एक और अगले सवाल की तरफ। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है, आप यह बात आप लोग जानते रहिएगा, बहुत धीमी गति से। इससे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इसमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, जो वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस, और जो आजकल आपने देखा होगा जो ठंडियों में वैसलीन लगा जाती है वो भी यहीं से निकलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूंगा, इसे नोट करिए, इसे स्क्रीनशॉट करिए। यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करें तो यहां से सवाल आपकी परीक्षा में एकदम झोला भर के आए हैं। आप समझिए, चीजों को रटिए, याद करिए, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा सिलेक्शन लेना है सबको। ठीक है, सिलेक्शन तब लेंगे जब आप लोग क्लास में बने रहेंगे, तब तो। चलिए आगे चलते हैं हम आपके साथ मिलकर। हम लोगों ने देखा एनीमिया। एनीमिया भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मलेरिया। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। यह भारतीय मूल के थे। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन बनाई जाती है। ये भूमध्य के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लोहा, गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। जीभ में 4 तरह और 900 ग्रंथियां होती। जीभ 4 तरफ होती है जिसमें स्वाद का पता लगता है। 900 ग्रंथियां होती हैं। चबाकर खाने से लार से टैलिन निकलकर स्टार्च का माल्टोज शुगर बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके आपकी परीक्षा पूछा है, भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पकाने का तरीका नहीं है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। हमारे पेट का टेंपरेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है और यह भोजन को पचाने में सहायता करता है, मदद करता है। हम और आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अचार
के रखने के लिए कांच के जार को, बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। जब दस्त लगते हैं तो या उल्टियां होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है, यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए। जब तक उल्टियां दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी, शक्कर, नमक भी मिला रहना चाहिए। बहुत से छोटे बच्चों की मां का दूध पिलाते रहना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। बीमारी को रोकने के लिए दवाइयां जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। ब्रेल लिपि, एक मोटे कागज पर नुकीली चीजों से 6 बिंदुओं को भरा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यही ब्रेल लिपि कहलाती है। लुई ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों से रोशनी चली गई थी। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। कहां के थे? फ्रांस के थे। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, वे पढ़ने लिखने के तरीके सोचने लगे। एक तरीका निकाला जो बाद में लुई स्क्रिप्ट, लुई लिपि के नाम से जानी जाती है। ब्रेल लुई दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, इंपॉर्टेंट है। यह कंप्यूटर के प्रयोग से लिखी जाती है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, यहां हाथी, चीता पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए मशहूर है, यहां हाथी और चीता भी पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में है, जहां चीता, बब्बर, शेर पाए जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है, यहां हाथी और चीता पाए जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस लेक जम्मू कश्मीर में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। ये पूरी एनसीईआरटी की सीरीज है ईवीएस की, पूरी एनसीईआरटी जो है ईवीएस निचोड़ हम आपके लिए लाए हैं। आपका थैंक यू, आप लोग मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेकर आएंगे आप। अगला है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। विश्व का 73वां हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। कहां पे तैर रहा है? कमेंट करके बताइएगा। लोकटक झील में, लोकटक झील एक मणिपुर में है। केबुल लामजाओ देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। कोंकणी भाषा गोवा की है। पैर की हड्डी टूटने पर 6 सप्ताह में प्लास्टर चढ़ता है, 6 सप्ताह तक। सबसे ज्यादा चावल उड़ीसा के कालाहांडी जिले में पाया जाता है। डेरा खाजी खान पाकिस्तान में, सोहना गांव हरियाणा में, सोहना से दिल्ली जाते हुए गुड़गांव रास्ते में पड़ता है। गिजुभाई बधेका गुजरात के रहते थे, बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके परीक्षा की। अगर आपने पूरी सीरीज को पढ़ लिया, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को हल करेंगे तो आप यकीन मानिए एनसीईआरटी के 100 प्रश्न पूरा आप कंप्लीट करेंगे। ट्रॉली की अगर बात करें तो यह लकड़ी से बना एक झूला होता है, यह लोहे की रस्सी पर टंगा होता है जो पुली की मदद से रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ बैठकर जाते हैं। ट्रॉली का प्रयोग स्कूल जाने के लिए कहां के लोग करते हैं? कमेंट करके बताइएगा। ऊंट गाड़ी, राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जुगाड़ गाड़ी, जुगाड़ से आगे मोटर बाइक की तरह दिखता है, पीछे की लकड़ी की तरफ फट्टो बनाता है। तो जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग बात किस राज्य में होता है? बैलगाड़ी, यह मैदानी इलाकों के गांव में प्रयोग किया जाता है बैलगाड़ी। आप सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यहां पे जो इसकी सीरीज थी वो हमने पूरी तरह से पढ़ा दिया। और आज ईवीएस एनसीईआरटी, अगर हम बात करें ईवीएस एनसीईआरटी की, ये पूरी सीरीज यहां पे एनसीईआरटी ईवीएस की पूरी सीरीज यहां पे समाप्त हो गई। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे थे, इस वीडियो की 1 से 2 बार पूरा देख लीजिएगा, सारे सवालों के जवाब आपको पता चल जाएंगे। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़िएगा। जो वीडियो को नहीं देखे दोबारा देख लीजिएगा। पूरी संपूर्ण एबीएस एनसीईआरटी यहां पर है, पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट। अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ पाए हैं, इस वीडियो को पूरा एक बार देख लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको नोट से जरूरत कोई सवाल है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी नोट से संबंधित। सभी लोग यहां पर नोट से जुड़े हुए सभी जानकारी मिल जाएंगे। मेरी क्लासें निःशुल्क है, ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर से आपसे वीकली लाइव चलती है। घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लास प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा। अब ये क्लास खत्म होती है, इसके बाद एक और मास्टर वीडियो लेकर आएंगे। इस मास्टर वीडियो सीरीज में, इस मैराथन सीरीज में हमने पूरा ईवीएस पढ़ा दिया। आपने पूरा ईवीएस पढ़ लिया। जी हां, पूरी ईवीएस यहां पे खत्म होता है। इसके बाद आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। इसकी एक वीडियो और लेकर आएंगे शिक्षण की,
शिक्षण पढ़ने के बाद आपका एनसीईआरटी ईवीएस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट होगा। कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर आप पूछिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा बिना स्पेस दुर्गेश सर, और इंस्टाग्राम ई-लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक ई-लर्निंग विद दुर्गेश आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, ठीक है, अब की बार टेट पार, ताकि अगली बार एक सीट हमार। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब पर आप लाइव देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए सीरीज के साथ, जहां पे संपूर्ण सिलेबस को एक वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। हाँ, फेसबुक पे फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फिर से आपको बता दूं, टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, बिना स्पेस के दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी नोट्स आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सभी को। जय हिंद। आपकी जिम्मेदारी शेयर करने की। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन